क्लास 12th का टॉपिक लेंगे तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र। ठीक है, अब हम देखें तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र या अधिमान वक्र किसे कहते हैं। तो देखिए, तटस्थता वक्र एक ऐसा वक्र है जो दो वस्तुओं के संयोजनों को दर्शाता है। तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के संयोजनों को दर्शाएगा जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं दो वस्तुओं के संयोजन की, जहाँ उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है और सभी संयोजन या बंडल्स जो होते हैं उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं और उपभोक्ता इनके प्रति उदासीन होता है। तो हमने देखा यहाँ दो वस्तुओं के संयोजन की बात हो रही है। दो वस्तुओं का संयोजन है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है और सभी संयोजन या बंडल्स उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। उपभोक्ता इनके प्रति उदासीन होता है, इसलिए इसे हम उदासीनता वक्र भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा उदासीनता अनुसूची, क्योंकि यहाँ दो वस्तुओं का संयोजन है और दोनों ही वस्तुओं के संयोजन से हमें समान संतुष्टि प्राप्त होती है। जब हम इन संतुष्टि स्तर को एक सूची के द्वारा दर्शाते हैं तो उसे हम उदासीनता अनुसूची कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं उदाहरण के तौर पर कि एक उपभोक्ता है, कोई भी उपभोक्ता हो सकता है, तो उसके पास एक पेन और 12 पेंसिल है। यदि इन दोनों वस्तुओं के संयोजन को वह एक सूची के द्वारा दर्शाएगा तो उसे हम उदासीनता अनुसूची कहेंगे। आप देखिए संयोजन या बंडल्स ए, बी, सी और डी। यहाँ पर हम देख रहे हैं दो वस्तुएं पेन और पेंसिल है। पहले संयोजन पर उपभोक्ता एक पेन लेता है और 12 पेंसिल का उपभोग करता है। अगर उसे दूसरा संतुष्टि स्तर प्राप्त करना है तो वो क्या करेगा, दो पेन यदि खरीदता है तो उसे दो पेन खरीदने के लिए यहाँ पर 6 पेंसिल का त्याग करना पड़ेगा, तभी उसे दो पेन की प्राप्ति हो सकेगी। यदि अब उसे 3 पेन प्राप्त करना है तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, और दो पेंसिलों का त्याग करता है। यहाँ पर अब अगर पेन की एक और मात्रा बढ़ाता है तो यहाँ पेंसिल की आप देख रहे हैं एक मात्रा को उसे और घटाना पड़ता है। इस प्रकार जब वह जैसे जैसे एक वस्तु के उपयोग को बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे दूसरी वस्तु के उसे त्याग करना पड़ेगा। दूसरी वस्तु के उपयोग को या उपभोग को धीरे धीरे कम करना पड़ता है। इसे हम क्या कहते हैं, जब एक वस्तु का उपभोग बढ़ता है दूसरी वस्तु का उपभोग घटता है तो उसे हम सीमांत प्रतिस्थापन की घटती हुई दर कहते हैं। जैसे कि हमने प्रतिस्थापन का नियम पढ़ा था, यहाँ पर एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपयोग करते हैं तो यहाँ जब उपभोक्ता पेन के स्थान पर पेंसिल का उपयोग कर रहा है, इसका अर्थ यह होगा कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रतिस्थापन करता है और एक वस्तु जब बढ़ाता है तो दूसरी वस्तु को उसे घटाना पड़ता है। जिसे सीमांत प्रतिस्थापन की घटती हुई दर कहते हैं। अब इसी को यदि हम एक ग्राफ के द्वारा समझेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, उदासीनता वक्र या हम तटस्थता वक्र कहेंगे। अब आप सभी ग्राफ बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ हो जाएगा हमारा y और यहाँ हो जाएगा x, ये 0, यहाँ पर आप लिख लेंगे पेंसिल और यहाँ x अक्ष पर आप लिख लेंगे पेन की इकाइयाँ और वहाँ पेंसिल की इकाइयाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पेन की कितनी है तो यहाँ पर लिख लेंगे 1, 2, 3, 4। ठीक है, यहाँ पर हमने कितने लिए हैं 12, तो यहाँ लिख लेंगे 2, 4, 8, 10 और ये 12। ठीक है, अब हम इसी संयोजन को ग्राफ के द्वारा दर्शाएंगे। जब उपभोक्ता के पास
एक पेन है तो पेंसिल की मात्रा कितनी है, 12 है। तो यहाँ पर पेन की इकाई 1 और पेंसिल की 12। यहाँ से आप ऐसे लाइन खींच देंगे स्केल की सहायता से, इसको आप ऐसे मिला देंगे। अब यदि वो पेन की 2 मात्रा लेते हैं और पेंसिल की 6 करते हैं तो आप यहाँ करेंगे, यहाँ पर 6 छूट गया है, 6 8 और यहाँ 10 और यहाँ पर 12, ये 12 हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जब वो पेन की 2 इकाइयाँ करते हैं तो पेंसिल की 6 इकाई का उपभोग करेंगे। इसका मतलब पहले जब वो 12 कर रहे थे, अब घटकर कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पेंसिल की जो इकाई थी पहले 12 थी, अब घटकर कितनी रह गई, 6 हो गई। और पेन की जो इकाई पहले 1 थी, बढ़कर कितनी हो गई, 2 हो गई। तो एक्स वस्तु की जो उपभोग था वो बढ़ रहा है और वाई वस्तु का उपभोग धीरे धीरे घट रहा है। पेन की तीसरी इकाई का उपभोग करते हैं तो पेंसिल की 4 इकाई का उपभोग हो जाता है, मतलब 2 इकाई इसमें घट गई है। ये आप इसे मिला देंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं चौथे संयोजन पे। जब पेन की चौथी इकाई ली तो पेंसिल की 3 बीच में होगा, यहाँ पर आप इसको ऐसे मिला देंगे, ये। ठीक है। अब इन सभी को आप ऐसे बिंदुओं को मिलाकर एक ग्राफ खींच लेंगे। यहाँ पर ये इस प्रकार एक ग्राफ बना लेंगे। इस ग्राफ को आप नाम देंगे आईसी वक्र, इनडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र। ठीक है। अब यहाँ जितने हमने यहाँ संयोजन लिए थे उन संयोजनों को आप यहाँ लिख लेंगे। पहला संयोजन बन रहा था 1 और 12 का, 1 पेन 12 पेंसिल। दूसरा बन रहा था आपका 2 और 6 का, यहाँ लिख लेंगे 2 और 6 का संयोजन। तीसरा बन रहा था 3 और 4 का, यहाँ लिख लेंगे। चौथा लिख लेंगे 4 और 3 का, तो यहाँ 4 और 3 का बन रहा था। ठीक है। तो आपने देखा ये चारों संयोजनों को हमने एक ग्राफ के द्वारा दर्शाया है। तो जब संयोजनों को एक ग्राफ के द्वारा या वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे उदासीनता वक्र कहते हैं। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि एक वस्तु का जैसे जैसे हम उपभोग बढ़ा रहे हैं, वाई वस्तु के उपभोग को कम करना पड़ता है। जब हम इस प्रकार की दशा देखते हैं जहाँ एक वस्तु का उपभोग बढ़ रहा है, दूसरी वस्तु का उपभोग घट रहा है, तो वहाँ पर सीमांत प्रतिस्थापन दर जो होती है वो उसका नियम लागू हो जाता है। सीमांत प्रतिस्थापन दर वह दर होती है जहाँ एक्स वस्तु के उपभोग को बढ़ाने के लिए वाई वस्तु के उपभोग को घटाना पड़ता है। तो हमने देखा कि एक वस्तु का उपभोग में वृद्धि है और दूसरे वस्तु के उपभोग की मात्रा में कमी होती जा रही है। इसे सीमांत प्रतिस्थापन की घटती हुई दर कहते हैं। ये घटती हुई दर को दर्शाता है। जो हमारा उदासीनता वक्र है वो हमेशा आप देख रहे हो कि बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है और मूल बिंदु से आप देख रहे हैं उत्तल होता है। ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट इसकी हेडिंग लेते हैं तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र की विशेषताएं। जैसे कि पहली विशेषता आप इसमें लिखेंगे कि तटस्थता वक्र जो होता है वो हमेशा आपको नजर आएगा कि ये मूल बिंदु से उन्नतोदर होता है। पहले ही हेडिंग बनाएंगे तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर कैसा होता है, उत्तल होता है या उन्नतोदर होता है। ये आप लिख लेंगे, ये यहाँ दिख रहा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक वस्तु का उपभोग बढ़ रहा है और दूसरी वस्तु का उपभोग घटता है। दूसरा आप विशेषता लिखेंगे इसकी, तटस्थता वक्र जो होता है वह आपको दिखाई दे रहा होगा कि ना तो एक्स अक्ष को छूता है और न ही वाई अक्ष को छूता है। क्योंकि यदि वह कोई भी अक्ष को छुएगा तो वो संतुष्टि स्तर को नहीं दर्शाएगा और न ही संयोग को दर्शाएगा।
इसलिए कभी भी वो x या y अक्ष को नहीं छूता है। तो हो गई। तीसरी विशेषता आप बनाएंगे कि तटस्थता वक्र, दो वस्तुओं में एक से अधिक तटस्थता वक्र बन सकते हैं। एक से अधिक यहाँ पर तटस्थता वक्र की प्राप्ति हो जाती है ऐसे। तो आप लिखेंगे एक से अधिक तटस्थता वक्र होने पर हर तटस्थता वक्र अपने अपने संतुष्टि स्तर को अलग अलग दर्शाता है, और जितना अधिक ऊंचा तटस्थता वक्र होगा वो उतनी ही ज्यादा अधिक संतुष्टि स्तर को दर्शाएगा। जैसे IC1 की तुलना में IC2 जो कि ऊंचा है तो ये और ज्यादा अधिक संतुष्टि स्तर को दर्शाएगा। IC2 की तुलना में IC3 ऊंचा है तो ये और अधिक संतुष्टि स्तर को दर्शाएगा। जितना ऊंचा जो तटस्थता वक्र होगा वो उतना ही अधिक संतुष्टि स्तर को दर्शाता है। नंबर 4, तटस्थता वक्र कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। अब आप इसमें लिखेंगे कि तटस्थता वक्र एक दूसरे को कभी भी इस प्रकार से काटते नहीं है, क्योंकि यदि इस प्रकार से वो काटेंगे, आप देख रहे हैं यदि ये इस प्रकार से एक दूसरे को काटते हैं तो जो हमारी मान्यता थी कि तटस्थता वक्र जितना ऊंचा होगा उतने ही अधिक संतुष्टि स्तर को दर्शा रहा है, वो मान्यता गलत हो जाएगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बिंदु है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये B है और ये A है, ये IC2 और ये IC1। यदि ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे, इसका मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारी मान्यता है कि एक ही वक्र पर दो स्तर कभी प्राप्त नहीं होते। यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ ऊंचा स्तर प्राप्त हो रहा है A बिंदु पर और B पर नीचा हो रहा है, जो कि हमारी ये मान्यता है कि हर तटस्थता वक्र एक अपने संतुष्टि स्तर को दर्शाता है, इसलिए जो है एक दूसरे को वक्र कभी काटते नहीं है। तो इस प्रकार इसकी विशेषताओं को आप लिख देंगे और आपकी ये विशेषताओं को डायग्राम सहित आप समझा देंगे। ठीक है, तो हमने देखा तटस्थता वक्र जो हमेशा बाएं से दाएं ढाल वाला होता है, और तटस्थता वक्र कभी भी y अक्ष को भी नहीं छूता है और न ही x अक्ष को छूता है, और तटस्थता वक्र कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। और एक ही दो वस्तु के सृजन पर एक से अधिक जब तटस्थता वक्र होते हैं तो जितना ऊंचा तटस्थता वक्र होता है वो उतने ही अधिक संतुष्टि स्तर को दर्शाता है। फिर नेक्स्ट हमने कहा था कि तटस्थता वक्र कभी एक दूसरे को काटते नहीं है। इस प्रकार हम इसकी पूरे अर्थ, उसकी सूची, उसका डायग्राम समझा देंगे, उसकी विशेषताओं को समझा देंगे। फिर हमने कहा था सीमांत प्रतिस्थापन दर। सीमांत प्रतिस्थापन दर वह दर है जहाँ पर एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के उपभोग को जब हम घटाते हैं तो ये घटती हुई दर जो कहलाएगी सीमांत प्रतिस्थापन की घटती दर कहलाती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक। और अब हम देखते हैं उपभोक्ता संतुलन की शर्तें। उपभोक्ता संतुलन की शर्तें हेडिंग डाल लें आप सभी। क्या होती है? कोई भी उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब होता है? जब उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है और व्यय कम करना पड़ता है, और उसके अलावा जितनी उसकी आय है उससे जब व्यय कम होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन की शर्तें। तो देखिए उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब होगा, उसकी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये होगी कि जो तटस्थता वक्र है वो हमेशा बाएं से दाएं की ओर नीचे गिरता हुआ होना चाहिए। ठीक है, बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होना चाहिए। तटस्थता वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होना चाहिए। यहाँ पर आप लिख लेंगे IC वक्र, लिख लें IC वक्र, तटस्थता वक्र।
दूसरी शर्त जो होगी यहाँ पर x और y वस्तु की जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है, x और y की, x वस्तु और y वस्तु की सीमांत प्रतिस्थापन दर जो है वो x वस्तु की कीमत और y वस्तु की कीमत के अनुपात के बराबर होनी चाहिए। फिर से देख लीजिए, दो वस्तुओं की जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है वह x वस्तु की कीमत और y वस्तु की कीमत के अनुपात के बराबर होनी चाहिए। तीसरी हमारी शर्त होगी कि हमेशा जो इनडिफरेंस कर्व है, जो उदासीनता वक्र है, वह जो है तो वह कीमत रेखा को स्पर्श करना चाहिए। होना चाहिए। उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में जब होता है जब ये तीनों शर्तें होनी चाहिए। पहली, उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होना चाहिए, यानी मूल बिंदु से उत्तल होना चाहिए। नंबर दूसरा, यहाँ पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर x वस्तु की कीमत और y वस्तु की कीमत के अनुपात के बराबर होनी चाहिए। तीसरा, जो उदासीनता वक्र है वो कीमत रेखा को स्पर्श करता हुआ होना चाहिए। अब इन तीनों शर्तों पर हम देखते हैं, एक ग्राफ के द्वारा समझा देते हैं। तो आप देखेंगे ये ग्राफ है, आप सभी बना लेंगे इसको। x और ये y, ये 0। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वस्तु y है और यहाँ वस्तु x है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर हम खींच लेते हैं कीमत रेखा। ये आपकी कीमत रेखा है, आप इसके से खींचेंगे तो और सीधी आएगी। और यहाँ पर हम बना लेते हैं इस प्रकार से। ये हो जाएगी हमारी, ठीक है। यहाँ पर कोई भी बिंदु दे देते हैं आप, यहाँ पर दे देते हैं P, यहाँ पर Q। यहाँ पर हम एक वक्र खींचेंगे, तो यहाँ से आप ऐसा वक्र खींचेंगे। ये हमारा वक्र है। इस वक्र को E नाम देंगे। ये हमारा हो जाएगा IC2। एक और वक्र खींचेंगे, यहाँ पर हो जाएगा Q, ये हो जाएगा IC1 और यहाँ पर हो जाएगा P। एक और वक्र खींचेंगे, इसको नाम दे देंगे IC3। यहाँ पर बिंदु हो जाएगा, कोई भी बिंदु ले सकते हैं, E ले सकते हैं, K ले सकते हैं, हम यहाँ K ले लेते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पर ये देखना है कि कौन से उदासीनता वक्र पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को प्राप्त करता है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं वस्तु y और वस्तु x। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मान लो हम पहले IC1 पर बात करते हैं। अगर हम उदासीनता वक्र पहले की बात करें तो यहाँ हम देखते हैं क्या हमारी तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं। तो देखिए, अगर P बिंदु की बात कर रहे हैं तो P बिंदु जो है वो हमारी कीमत रेखा, ये कीमत रेखा है। इस कीमत रेखा को R और S नाम दे सकते हैं। R S हमारी कीमत रेखा है। आप इसको कैसे लिखेंगे डिटेल में? O X अक्ष पर वस्तु X है, O Y अक्ष पर वस्तु Y है और R S हमारी जो है कीमत रेखा या बजट रेखा है। और IC1 जो है हमारा पहला उदासीनता वक्र है, IC2 हमारा दूसरा उदासीनता वक्र है और IC3 तीसरा उदासीनता वक्र है। अब हम देखें कि कौन से वक्र पे हमारी तीनों शर्तें पूरी होती है। तो पहले वक्र पे दो बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, P और Q। क्योंकि पहले हमारा जो संतुलन की शर्त है वो ये है कि जो कि IC वक्र बाएं से दाएं गिरता हुआ होना चाहिए।
तो ठीक है, बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो px और py, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो p और q है ये कीमत रेखा को स्पर्श नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए कीमत रेखा से नीचे है ये वक्र, कीमत रेखा ऊपर है, और p और q बिंदु जो दिखाई दे रहा है हमें यहाँ उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो px/py हमारी शर्त थी वो पूरी नहीं हो रही है। यहाँ पर जो हमने बताई थी कि px/py होना चाहिए, तो ये शर्त भी पूरी नहीं हो रही है और कीमत रेखा को ये वक्र स्पर्श भी नहीं करता है। IC2 की बात करें तो यहाँ पर E बिंदु पर हमारी तीनों शर्तें पूरी हो रही है, क्योंकि IC2 पे हम देख रहे हैं वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ है। दूसरा, जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है, x वस्तु की सीमांत प्रतिस्थापन और y वस्तु की सीमांत प्रतिस्थापन की बात कर रहे हैं, तो दोनों जो है वह px/py जो हमारी शर्त है पूरी हो रही है E बिंदु पर, और कीमत रेखा को IC वक्र E बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कीमत रेखा RS है, उसको जो इंडिफरेंस कर्व है वो E बिंदु पर स्पर्श करता है। अगर हम तीसरी बात करें IC3 पर, तो यहाँ उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कीमत रेखा हमारी नीचे रह गई है और जो हमारा उदासीनता वक्र है वो ऊपर आ गया है। इसका मतलब हमारी जो बजट है, हमारी जो कीमत है, उसकी तुलना में हमारा जो उदासीनता वक्र है वो ऊंचा पहुंच गया है और के बिंदु को वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है, उपभोक्ता संतुष्टि के स्तर को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो हम देख रहे हैं कि जो ई बिंदु है यही वह बिंदु है जहाँ की उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि के स्तर को प्राप्त करता है, और उपभोक्ता संतुलन की जो तीनों शर्तें हैं वो तीनों शर्तें हमारी जो है IC2 वक्र पर पूरी होती है। उसके ई बिंदु पर हम देख रहे हैं तीनों शर्तों का पालन होता है। उपभोक्ता की संतुलन की शर्तें यदि आपको आती है तो आप इस प्रकार से तीनों शर्तों को लिखेंगे और डायग्राम की सहायता से उसे समझाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको उदासीनता वक्र, सीमांत प्रतिस्थापन दर किसे कहते हैं, उपभोक्ता संतुलन की शर्तें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, उसको समझाते हैं, तो आप नेक्स्ट टॉपिक की तैयारी करें। हमारे उपभोक्ता की संतुलन की शर्तों में हमने एक बात कही थी कि हमारा उदासीनता वक्र हमेशा कीमत रेखा को स्पर्श करता हुआ होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि अब ये कीमत रेखा या बजट रेखा क्या होती है। तो आप देखिए कि एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के संयोजन को जब एक वक्र पे दर्शाता है तो उसे हम उदासीनता वक्र कहते हैं। दो वस्तुओं के संयोजनों को दर्शाता है और उपभोक्ता अपनी मौद्रिक आय और बाजार कीमतों पर खरीदता है। तो कीमत रेखा क्या है, जहाँ दो वस्तुओं के संयोजन को दर्शाती है और जिसको उपभोक्ता अपनी मौद्रिक आय और बाजार कीमतों पर खरीद सकता है। यहाँ आप तीन बातों का ध्यान रखेंगे, दो वस्तुओं का संयोजन है, मौद्रिक आय है जो एक उपभोक्ता की मौद्रिक आय है, और बाजार कीमत पर इन दो वस्तुओं को वो खरीदना चाहता है। तो अपनी मौद्रिक आय और बाजार कीमतों पर वो जो दो वस्तुओं के संयोजन को जिस रेखा के द्वारा दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं, कीमत रेखा या बजट रेखा कहते हैं। ये दो वस्तुएं हैं, पेन और पेंसिल, इन दोनों के संयोजन को कीमत रेखा दर्शाती है, जहाँ पर बाजार कीमत है और क्या है, उपभोक्ता की मौद्रिक आय है। आप देख रहे हैं उपभोक्ता की मौद्रिक आय 40 रुपए है। इस 40 रुपए को वो दो वस्तुओं के उपभोग में खर्च करना चाहता है, जैसे पेन और पेंसिल। अगर हम देख रहे हैं कि बाजार कीमत पर दोनों की जो कीमत है, पेन की कीमत भी 10 रुपए है और पेंसिल की कीमत भी 10 रुपए है, तो यहाँ वो दोनों वस्तुओं का ऐसा संयोजन बनाएगा कि इस 40 रुपए से वो दोनों वस्तुओं का उपभोग इस प्रकार करे कि उसको जो संतुष्टि है वो 40 रुपए, ये जो उसकी मौद्रिक आय है उसके बराबर उसका संतुष्टि उसे प्राप्त होनी चाहिए। ये जो हमने बनाए हैं इनको हम बंडल्स कहेंगे, ये बंडल्स हैं और
ये बंडल्स हैं या संयोजन हैं जो कि उपभोक्ता ने अपने दोनों वस्तुओं के लिए बनाए हैं। अब इन संयोजन में से भी कोई भी संयोजन को प्राप्त कर सकता है। जैसे पहले हम देख रहे हैं 4 पेन लेता है, क्योंकि एक पेन की कीमत 10 है, अगर 4 ले लेगा तो चारों ही पेन खरीदेगा, पेंसिल यहाँ उसने एक भी नहीं खरीदी है। ये पहला संयोजन है जहाँ उपभोक्ता अपने संतुष्टि के स्तर को प्राप्त कर रहा है और इस संयोजन में भी उससे जो संतुष्टि मिल रही है वो 40 रुपए की मिलती है। दूसरे संयोजन की बात करें यहाँ, तो दूसरे संयोजन में हमने देखा कि यहाँ पर वो 3 पेन ले रहा है और एक पेंसिल ले रहा है, तो यहाँ भी उससे जो संतुष्टि मिल रही है वो 40 रुपए की मिलती है। तीसरे संयोजन की बात करें तो यहाँ 2 पेन ले लिए और 2 पेंसिल ली है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तो संतुष्टि कितनी प्राप्त हो रही है, 40 रुपए के बराबर प्राप्त हो रही है। चौथा संयोजन है यदि देखते हैं तो यहाँ वो 1 पेन लेता है और 3 पेंसिल को खरीदता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ भी उपभोक्ता को 40 रुपए की संतुष्टि प्राप्त होती है। चौथे संयोजन में हम बात करें तो एक भी पेन नहीं ले रहा है, चारों पेंसिल खरीदता है, यहाँ भी उसे 40 रुपए की जो है संतुष्टि स्तर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कोई भी यदि संयोजन को वो लेता है तो उपभोक्ता अपने संतुष्टि स्तर की प्राप्ति कर लेता है। ये उपभोक्ता अपने संयोजन या बंडल्स के द्वारा अपने संतुष्टि स्तर को दर्शाएगा और इन्हीं बंडल्स को, ये जो उन्होंने संयोजन बनाए हैं ये सेट बनाए हैं, कोई भी सेट को वो उपभोक्ता प्राप्त कर सकता है। ये सब क्या है, बजट सेट हैं जो कि उपभोक्ता ने अपनी दी हुई आय पर और बाजार कीमत पर 2 वस्तुओं के संयोजन से बनाई है। ये बजट सेट हो गए। अब इसको हम कीमत रेखा में दर्शाएंगे जो कि हमारी ए और बी कीमत रेखा है। और पहला जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर हम पेन ले रहे थे, ये हमारा पेन है, ओ वाई अक्ष पर पेन है, ओ एक्स अक्ष पर पेंसिल को दर्शाया है, तो हमने देखा जब वो 4 पेन ले रहा है और पेंसिल 0 ले रहा है तो पहला संयोजन हमारा 4 और 0 का बनता है। दूसरे संयोजन में हमने देखा जब पेन की उसने 3 इकाइयां ली और पेंसिल की 1 ली तो दूसरा संयोजन हमारा 3 और 1 का बनता है। जब हमने तीसरा देखा संयोजन तो यहाँ वो पेन की 2 इकाइयों को लेता है और पेंसिल की 2 इकाइयों को ले रहा है, तो यहाँ हमारा संयोजन बनता है 2 2 का। और चौथा हमारा संयोजन बनता है जब वह देख रहे हैं कि पेंसिल की केवल यहाँ पर आप 0 4 का होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 और 3, यहाँ 0 और 4 का बनेगा, है ना, यहाँ पर 0 और 4 का बनेगा, यहाँ 1 और 3 का बन गया, यहाँ 0 और 4 का बन जाएगा। यहाँ पर हम पेंसिल की 0 ले रहे हैं और जहाँ पेन हमने 0 ले लिया, पेंसिल की 4 इकाइयाँ लिए, तो इस प्रकार से ये हमें सेट प्राप्त हो जाएंगे और ये कीमत रेखा पर दर्शा रहे हैं, जिससे हमें ये ज्ञात हो रहा है कि एक उपभोक्ता जो है अपनी दी हुई आय पर वह जो है बाजार कीमत पर 2 वस्तुओं के विभिन्न प्रकार के संयोजनों की प्राप्ति करता है। अब हम देख रहे हैं ये के और एल ये बिंदु क्या है और कीमत रेखा के नीचे के बिंदु क्या दर्शाते हैं। तो आप देखेंगे कि कीमत रेखा के नीचे के जो बिंदु हैं ये हमारे संतुष्टि स्तर को दर्शा रहे हैं, जो कि निम्न संतुष्टि स्तर को दर्शाते हैं। इसके बाहर के जो बिंदु है ये कीमत रेखा से बाहर है, जो कि बजट से बाहर है, और जो हमारी मौद्रिक आय है उससे ये बाहर के बिंदु हैं जिन पर उपभोक्ता संतुष्टि स्तर की प्राप्ति नहीं करता है। तो कीमत रेखा पर जितने संयोजन बनाए गए हैं इसी पर उपभोक्ता अपने संतुष्टि स्तर को प्राप्त करता है और इसके बाहर के बिंदुओं पर उपभोक्ता अपनी संतुष्टि स्तर को प्राप्त नहीं करता है। यह कीमत रेखा 2 वस्तुओं के संयोजन को दर्शा रही है। यहाँ पर उपभोक्ता अपने वस्तुओं के विभिन्न संयोजन बनाता है जिस पर संतुष्टि प्राप्त करता है। तो ये हमारी कीमत रेखा हुई और तटस्थता वक्र इसी कीमत रेखा को स्पर्श करता है और अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति करता है।
तो मुझे लगता है अब बच्चों आपको कीमत रेखा भी समझ में आ गई होगी। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे और आप